माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी के द्वारा कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको भूचुंबकत्व के बारे में बताएंगे। भूचुंबकत्व क्या है, भूचुंबकत्व के अवयव क्या हैं, इसके बारे में आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको भूचुंबकत्व के बारे में बताएंगे। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी में विद्यमान इस चुंबकत्व को भूचुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी में इस चुंबकत्व को पृथ्वी में चुंबकत्व को भूचुंबकत्व कहते हैं। भूचुंबकत्व। पृथ्वी में चुंबकत्व को भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। अब हम भूचुंबकत्व के कारण के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे आज तक वैज्ञानिकों के द्वारा पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई कि पृथ्वी में भूचुंबकत्व के मुख्य क्या कारण हैं। वैसे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है, जिसके कारण हम किसी चुंबकीय सुई को लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि सूर्य से आने वाली आकस्मिक किरणें, अंतरिक्ष किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में आयन उत्पन्न करती हैं, अर्थात पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो आयन मंडल उपस्थित होता है, पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण इससे संबंध धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान यह है कि पृथ्वी के केंद्र पर, इसके कोर पर लोहे और निकिल के पर्याप्त मात्रा में होने से इनके द्रवी माने लोहे और निकिल के द्रवी रूप में पाए जाने से वहां भी पृथ्वी के घूर्णन करने से संबंध धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो इस तरह पृथ्वी के चुंबकत्व के कई कारण हैं, लेकिन आज तक भी इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। तो भूचुंबकत्व की पुष्टि निम्न तथ्यों से होती है। भूचुंबकत्व की पुष्टि निम्न तथ्यों से होती है। निम्न तथ्यों से होती है। नंबर 1, अगर किसी लोहे के टुकड़े को जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाए, कुछ समय पश्चात उसमें चुंबकत्व गुण आ जाता है। किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से
स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर, स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में फहरता है। यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में फहरता है। नंबर 2, किसी लोहे के टुकड़े को लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ देने पर कुछ समय पश्चात इसमें चुंबकत्व गुण रहता है। इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो इस तरह देखते हैं कि अगर पृथ्वी के अंदर किसी लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया जाए, कुछ समय पश्चात उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। नंबर 3, किसी छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने पर दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। तो इन निम्नलिखित तथ्यों से यह पुष्टि होती है कि पृथ्वी में चुंबकत्व है, अर्थात पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसे ही भूचुंबक कहते हैं। अब हम भूचुंबक के अवयव के बारे में अध्ययन करेंगे। भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इवेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक भूचुंबक के अवयव किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पूर्ण जानकारी हेतु 3 भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, जिसे भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। ये निम्नलिखित 3 हैं। पहला दिक्पात का कोण, दूसरा नतीजा नमन कोण, तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। किसी स्थान पर
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही जानकारी के लिए जिन भौतिक राशियों के निम्न 3 भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही जानकारी हेतु इन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है जिन्हें भू चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। भू चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। ये तीनों राशियां निम्न हैं। नंबर 1 दिक्पात का कोण। नंबर 2 नति या नमन कोण। नंबर 3 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पूर्ण जानकारी है इन 3 भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। इन्हें भू चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। यह राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। भू चुंबकत्व किसे कहते हैं? भू चुंबकत्व के अवयवों के नाम लिखिए और इन्हें परिभाषित कीजिए। अतः आप इनको अच्छी तरह से अध्ययन करें और इनकी परिभाषाएं तैयार करें। तो हम सबसे पहले दिक्पात का कोण अध्ययन करते हैं। नंबर 1 दिक्पात का कोण। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दिक्पात का कोण जानने के पहले हम भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी एवं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। इसी तरह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। और चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को ही दिक्पात का कोण कहते हैं।
तो सबसे पहले हम भौगोलिक यामोत्तर के बारे में अध्ययन करते हैं। यह भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल नॉर्थ है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और इसी प्रकार यह भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एवं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत या इस रेखा के ऊर्ध्वतः गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। इसी प्रकार यह देखते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी एवं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा तो पृथ्वी के ये तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, और इसी तरह से यह चुंबकीय उत्तरी ध्रुव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं यह चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। जो भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से 11.3 डिग्री एंगल बनाती है। तो इस तरह चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यानी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले लंबवत तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। इसे हम अन्य प्रकार भी समझ सकते हैं। अब इसे अगर हम मान लें कि यह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और यह भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, यानी ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल या जियोग्राफिकल साउथ पोल है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और इसे हम भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव लेते हैं। तो भौगोलिक पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वतः तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। तो इसके ऊर्ध्वतः गुजरने वाला तल यानी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के ऊर्ध्वतः गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। तो इसे हम भौगोलिक या म्योत्तर कहते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन। इसी तरह से पृथ्वी के दक्षिणी उत्तरी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, यानी पृथ्वी के
चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। यहां पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से 11.3 डिग्री एंगल बनाती है। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो इसके लंबवत गुजरने वाला तल यानी पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। और इस तरह भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। तो इस तरह से फाई यहां पर दिक्पात का कोण होता है। तो हम इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर एवं चुंबकीय यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं और इसे हम इस प्रकार से भी दर्शाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह भौगोलिक यामोत्तर और ये हो गया चुंबकीय यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच इस बने कोण को ही दिक्पात का कोण कहते हैं। दिक्पात का कोण कहते हैं। तो इस तरह हमें देखते हैं कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच 11.3 डिग्री का एंगल बनता है और
इस तरह भौगोलिक आमोत्तर और चुंबकीय आमोत्तर के बीच बने कोण को ही द्विपात का कोण कहते हैं। अब हम नति या नमन कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। नति या नमन कोण, नति या नमन कोण, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ बी। यह देखा गया है कि अगर चुंबकीय सुई को हम पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो क्षैतिज से कुछ एंगल पर घूम जाती है। किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई की अक्ष, चुंबकीय सुई क्षैतिज से जितना कोण बनाती है उसे हम नति या नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई, किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज दिशा से जितना कोण बनाती है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। उसे नति या नमन कोण कहते हैं। नति या नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से दर्शाते हैं। तो इस तरह हम कहीं पर चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से अगर लटकाते हैं तो वह क्षैतिज दिशा से कुछ कोण पर झुक जाती है। तो स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज से जितना कोण बनाती है, अर्थात क्षैतिज दिशा से जितने कोण से झुकती है उसे ही नति या नमन कोण कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर चुंबकीय सुई को पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो यह क्षैतिज से कुछ कोण पर झुक जाती है। इन क्षैतिज दिशा से कुछ कोण बनाती है। इसे हम नति या नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से दर्शाते हैं। ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की अक्ष ऊर्ध्वता हो जाती है। तो ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज से ऊर्ध्व हो जाती है, इसलिए यहां थीटा 90 होता है। तो ध्रुवों पर नति कोण का मान, नति कोण 90 डिग्री होता है, जबकि चुंबकीय निरक्ष पर यानी भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा में होती है। यानी चुंबकीय निरक्ष पर यानी भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान भूमध्य रेखा पर नति कोण
थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो इससे ज्ञात होता है कि ध्रुवों पर नतिकोण का मान सर्वाधिक होता है। इन ध्रुवों पर नतिकोण 90 डिग्री होगा और भूमध्य रेखा पर नतिकोण का मान 0 डिग्री होता है। अब हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल component of earth मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई के अक्ष की दिशा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दिशा को दर्शाती है। अगर इसे हम तो पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई के अक्ष की दिशा उस स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। इसे हम अगर दो घटकों में विभाजित करें तो एक ऊर्ध्व घटक और दूसरा क्षैतिज घटक प्राप्त होता है। इसका क्षैतिज घटक BH इक्वल टू B cos थीटा जबकि ऊर्ध्व घटक VB इक्वल B sin थीटा प्राप्त होता है। B sin थीटा प्राप्त होता है। पृथ्वी के किसी स्थान पर लटकाई गई चुंबकीय सुई के अक्ष की दिशा चुंबकीय सुई के अक्ष की दिशा पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दिशा को दर्शाती है। पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यदि इसे दो घटकों में विभाजित करें तो B cos थीटा एवं B sin थीटा घटक प्राप्त होते हैं जिसमें B cos थीटा घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का
क्षैतिज घटक कहते हैं, क्षैतिज घटक कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH cos थीटा और घटक BB sin थीटा होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी BH इक्वल B cos थीटा, ये समीकरण 1 लेते हैं, एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक VB इक्वल V sin थीटा के रूप में प्राप्त करते हैं। अब समीकरण 2 में 1 से भाग करते हैं। समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर तो यहां हमें प्राप्त होता है V sin थीटा बाई V cos थीटा इज इक्वल VB बाई VH। तो यहां से V से V कैंसिल जाता है, तो sin थीटा बाई cos थीटा ये आ जाता है यहाँ पे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल VB बाई VH प्राप्त होता है। यहाँ VB पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक और VH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि tan थीटा इज इक्वल VB बाई VH प्राप्त होता है। इसी प्रकार से समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, अगर 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ते हैं तो V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल VB स्क्वायर प्लस VH स्क्वायर प्राप्त होता है। तो 1 और 2 का दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल VB स्क्वायर प्लस VH स्क्वायर, और V स्क्वायर से कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल VB स्क्वायर प्लस VH स्क्वायर प्राप्त होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह B स्क्वायर इज इक्वल VB स्क्वायर प्लस VH स्क्वायर प्राप्त होता है। या पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान V इक्वल टू अंडर रूट VB स्क्वायर प्लस VH स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इस तरह समीकरण 3 और 4 की सहायता से हम पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान और नति कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।